हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसमें पाठ 4 युगों का दौर। इसके 2 भाग हमने कवर कर लिए। आज हमारा तीसरा भाग है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तब ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज जो हम कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे आज कि प्राचीन जो हमारा भारत था और उसका रंगमंच कैसा था, यानी कि हमारा प्राचीन इतिहास में जो रंगमंच था उसके बारे में। तो प्राचीन रंगमंच अपने मूल रूप में, संबंध, विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। मतलब क्या बताया जा रहा है कि रंगमंच जो हमारा एक तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं, जो प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये गोवर्धन दिख रहे हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उठाया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो रंगमंच की बात कर रहे हैं, उस रंगमंच पूरी तरीके से अपने विचारों में और अपने कामों में वो स्वतंत्र थे, किसी पर परतंत्र नहीं थे। उनका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन रचनाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता थी। और इसकी अगर मूल की जड़ों की बात करें तो जड़ें हमारी कहाँ पे, जो सबसे पुराना ऋग्वेद है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं कि जो सबसे पुराना ऋग्वेद है उसमें हमने हमारा इसकी जड़ें दिखती हैं। और एक हद तक इसमें नाटकीयता थी। नाटकीयता मतलब क्या है? नाटक के रूप में देखना। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि अगर हम देखेंगे कि हमारा रामायण है, महाभारत है ना, इनके भी नाटकों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं संबंधित गीता, संगीत और नृत्य में इनका आकार गढ़ करना आरंभ कर दिया था। कि जो हम अपने भारत में देखते हैं कि किस प्रकार से रामायण की, महाभारत की, कृष्ण की जो लीलाएं हैं बच्चे बच्चे को पता रहती हैं, उन सब ने आकार ग्रहण करना शुरू कर दिया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि के बारे में बताया जा रहा है कि जो पाणिनि थे, ठीक है, ये बहुत बड़े संस्कृत साहित्य के मतलब व्याकरण के जानकार थे, इसलिए इनको व्याकरण बोला गया है। इनका नाम पाणिनि। इनके द्वारा लिखा जो ग्रंथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि जो भगवान शिव की जो डमरू बजाया था, उससे उन्होंने जो ध्वनि निकली थी, उसी से उन्होंने पूरा व्याकरण बना दिया और उसी से महान बन गए। महान व्याकरण पाणिनि, जिनका ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। रंगमंच की कला उस रचित नाट्य शास्त्र की ईसा की 3वीं शताब्दी की रचना कहा जा सकता है। और ये माना जाता है कि नाट्य शास्त्र, आपको यहाँ पर एक और दिख रहा है, ये जो नाट्य शास्त्र है, ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है ग्रंथ। ये संस्कृत साहित्य का ये भी है। तो ये रस, इसमें रस के विवेचन के बारे में बताया गया है। तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का है। इसकी जो रचना हुई थी 3वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती है जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी है। और इतना महान जो ग्रंथ शास्त्र है हमारे पास, नाट्य शास्त्र, तो जब कह रहे कि इतनी प्रौढ़ रचना अगर हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अच्छे से विकास हो चुका है। और नाटकों का सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो गई थी। जो नाटक है, सार्वजनिक का मतलब है जनता के सामने आराम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जब हम किसी चीज में विकसित हो जाते हैं, हम एक तरीके से पारंगत हासिल कर लेते हैं, तो आम जनता के सामने उसको हम आराम से पेश कर पाते हैं। अब ये माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। और ऐसे माने जाने लगा कि और भी बहुत सारे संस्कृत के जो कवि रहे हैं, उन्होंने भी ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हो चुके थे, वहां से लिखना शुरू किया और पूरी तरीके से वो प्रतिष्ठित, मतलब उनको हर तरीके से अच्छे ग्रंथ लिखना आ चुका था। जो नाटक हमें मिले हैं, उनमें सबसे पहला नाम रचनाकारों और नाटकों में अक्सर हवाला दिया जाता है। जो अभी तक नहीं मिले हैं ऐसे नाटक में नाम आता है भास का। ये संस्कृत के सबसे पुराने नाटककार माने जाते हैं। इनके नाटक हमें मिले नहीं है, पर इनकी संख्या पूछी जाती है, जो कितनी है? 13। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से संस्कृत नाटककार, जो सबसे पुराने नाटक जिनका हमें हवाला मिलता है, जिनकी हमें बात की जाती है, तो वो है भास, जिनके संख्या बताई जाती है 13 नाटक हमें ऐसा मिला। एक संग्रह खोज मतलब एक तरीके से मिला है जिसमें ऐसा माना जाता है। तो इसमें बेसिक हमें क्या बताया गया कि हमारे भारतीय रंगमंच की जो हमें जड़ें मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, इन सब के बारे में हमने संगीत, नृत्य, इन सब का आरंभ शुरू कर दिया था। साथ ही साथ पाणिनि जो संस्कृत के व्याकरण हैं, उनके बारे में बताया कि उन्होंने जो अष्टाध्यायी लिखा है ग्रंथ, उसके बारे में। भरत मुनि रस, जो रस का एक शास्त्र है, ठीक है, और उन्होंने नाट्य शास्त्र जो लिखा है उसके बारे में बताया गया है। और इस तरीके की रचना होने लगी थी कि उनको सार्वजनिक किया जा सके। साथ ही साथ सबसे पुराना नाम अगर संस्कृत नाटककारों में नाम आता है तो भास, जिनकी ग्रंथों की, नाटकों की रचना कितनी मानी गई है? 13। ये मोस्ट फैक्ट है आपके लिए, जो मैंने आपको समराइज कर दिए हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीन नाटक अश्वघोष का है। एक नाम और आपके पास आ जाता है। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इसके साथ साथ अगर नोट्स भी बनाते चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। एक नाम और प्राचीनतम नाटक जो है वो अश्वघोष का आता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अश्वघोष ने जो रचना लिखी है उसका नाम क्या है? बुद्ध चरित। भगवान बुद्ध के बारे में अश्वघोष एक तरीके से बौद्ध थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की आराधना की और उसके साथ
उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है बुद्ध चरित्र के नाम से। वह ईसवी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुई। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है इसकी कि कब ये हुई थी, या तो ईसवी सन एडी जैसे आप बोलते हैं ना, प्रथम शताब्दी ईसा मसीह के जन्म को बोलते हैं, या तो उससे पहले कुछ या फिर उसके कुछ बाद में इसकी शायद रचना हुई होगी। ये ताड़पत्र पर लिखी पांडुलिपियां, जो मैन्युस्क्रिप्ट जिसे आप बोलते हो, ठीक है, जो हाथ ताड़पत्रों पर और जो इन पर लिखे हुए हाथ से लिखी हुई उसके अंश प्राप्त हुए, ऐसी जो रचना है बुद्ध चरित्र वो हाथ से लिखी हुई प्राप्त हुई। आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी गई है। ये इतना अच्छा आज के जो पॉइंट है हमारे, उसे आप देखेंगे कि ये गोबी रेगिस्तान की बात हो रही है। गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है, जो आपके चीन और मंगोलिया तक फैला है। सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। सरहदों पर तूफानों में यानी कि तूफान में मिले, ये बताया जा रहा है कि जो सरहद है, ठीक है, चाइना वगैरह की, मंगोलिया, इतना बड़ा रेगिस्तान, यहाँ तक हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। किसके? बुद्ध चरित्र के, जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अश्वघोष बौद्ध परायण बौद्ध हुए, यानी कि बुद्ध, भगवान बुद्ध को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्ध चरित्र की जिन्होंने रचना की है, अश्वघोष के बारे में बताया जा रहा है कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे। बुद्ध चरित्र नाम की उन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी। क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो गौतम उन्होंने अश्वघोष ने जो अपना ग्रंथ लिखा है, जो बुद्ध चरित्र लिखी है, वो किसके लिए है? गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी है, भगवान बुद्ध की। वो बौद्ध परायण थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और इसके दूर दूर तक साक्ष्य मिले। अर्थात वैसे भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, थर्ड में और फोर्थ चैप्टर के पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया कि जो ये बौद्ध धर्म था वो सिर्फ भारत का ही नहीं रह गया था, वो इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया था। जैसे जापान, चाइना, श्रीलंका, है ना, तिब्बत, पूरा का पूरा बौद्ध धर्म से एक तरीके से प्रभावित था। बुद्ध चरित्र नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी, यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय तक भारत, चीन और तिब्बत में लोकप्रिय हुआ। यानी कि चाइना और तिब्बत में, आप देखते तिब्बत में तो सभी ज्यादातर बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, तो किस तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों के बारे में जानकारी कब मिली? अगर बात करते हैं यूरोप में, यानी यूरोप में जो हमारे यूरोपीय कंट्री भारत में आए थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि उनको हमारे नाटकों के बारे में जानकारी कब मिली है? कब मिली है? 1789 ईस्वी में मिली है, जब कालिदास की शकुंतला का, कालिदास ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखा जिसका नाम था शकुंतला। उस शकुंतला नाटक का सर विलियम जोन्स, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने उसका अनुवाद किया, अनुवाद करके प्रकाशित किया दूसरी भाषा में, इंग्लिश में। तो शकुंतला नाटक का तब जाके यूरोप के लोगों को पता चल पाया, क्योंकि वो अंग्रेजी, फ्रेंच, डेनिश, इटालियन, इन भाषाओं को जानते थे। अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया। वो संस्कृत तो नहीं जानते थे यूरोपीय लोग जो थे, तो जब उसका जर्मनी, फ्रांस, डेनिश, इटालियन, अन्य भाषाओं में इसका संस्कृत जो शकुंतला है उसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। तब जाके लोगों को इसके बारे में पता चला कि भारत में इतने सुसज्जित और मतलब कह सकते हैं कि प्रौढ़ नाटक और रचनाएं विकसित हो गई हैं। गेटे एक इतिहासकार है जिनके बारे में इसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। गेटे जो एक बहुत इतिहासकार बने, उन्होंने भी शकुंतला नाटक की अपने इतिहास में लिखते समय बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। तो इसमें हमें समझ में आया क्या कि अश्वघोष के बारे में, अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित्र। और वो हमें कैसे प्राप्त हुई? ताड़पत्र और पांडुलिपियों पे। कोई निश्चित डेट पता नहीं चलती है। गोवी रेगिस्तान के बारे में पता चला। उसके बाद बुद्ध चरित्र की जो है किसके बारे में? भगवान बुद्ध की जीवनी है। और यूरोप के लोगों को हमारे नाटकों के बारे में कब पता चला? 1789 ईस्वी में, जब कालिदास का प्रसिद्ध नाटक शकुंतला, जिसका सर विलियम जॉन्स ने क्या किया था? अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, और गेटे ने भी शकुंतला नाटक की अत्यधिक प्रशंसा की है। यहाँ हमने इसके ये मोस्ट फैक्ट जाने हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। अगर हम ये कहें कि जैसे अभी हमने पढ़ा भास, सबसे प्राचीन नाम मिलता है, लेकिन अगर कहें कि सबसे ज्यादा, अगर कोई बड़ा कवि के रूप में अगर देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रौढ़ कवि कौन है, तो कालिदास का नाम आता है। संस्कृत साहित्य का नाम लेते ही सबसे पहले जवान का कालिदास का नाम आ जाता है। एक बहुत बड़े कवि और क्या रहे? नाटककार के रूप में। इनके प्रसिद्ध नाटक रहे, जैसे शकुंतला नाटक भी हम बात कर चुके हैं, इस शकुंतला नाटक के बारे में भी। और क्या बता रहे हैं साथ ही साथ कि उनका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में माना जाता है। हमने पिछली क्लास में, आपको याद होगा, पढ़ा था, चैप्टर थर्ड में भी पढ़ा था, और इसके ही पार्ट 2 में और फर्स्ट में भी पढ़ा था कि गुप्त काल जो है, मौर्य वंश के बाद जो आया था, गुप्त काल का लगभग समय 300 वर्ष रहा है। और गुप्त काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि उस समय महान शासक रहे हैं, और उनके साथ साहित्य का विकास बहुत ज्यादा हुआ गुप्त काल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो विक्रमादित्य की जिन्होंने उपाधि धारण की थी, वो है ये जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उस समय ऐसा माना जाता है कि कोई निश्चित डेट कालिदास की भी नहीं पता है, पर ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये थे। उस समय उन्होंने बहुत सारे नाटक और कवियों की, मतलब ग्रंथों की रचना की है। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था, एक थे, मतलब चंद्र द्वितीय के दरबार में, जैसे आप पढ़ते ना
अकबर के 9 रत्न थे, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध 9 कवि थे, उनमें से एक माना जाता है, 9 रत्न थे, उनमें से कालिदास को माना जाता है। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग की भाव मिलता है। जो कालिदास की रचना है उसमें ज्यादातर प्रकृति के बारे में बात हो रही है या फिर प्रेम के बारे में बात हो रही है, ये प्रबल भाव मिलता है। कालिदास इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रकृति को माध्यम बनाया है ज्यादातर। कालिदास की एक लंबी कविता मेघदूत, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ठीक से याद होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने एक हिमालय की बेटियां 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था बसंत में, याद आया आप लोगों को कि उसमें हमने किस प्रकार से कालिदास ने राइटर ने लिखा कि किस प्रकार कालिदास का जिक्र किया और मेघदूत को भी वहां पर जिक्र किया गया। तो ये वही कालिदास का एक खंड काव्य है जिसको एक लंबी कविता भी कहा जाता है। और इन्होंने बादल को एक कि अपना प्रेम का प्रतिदान बेतवा नदी को देते जाना, याद आया होगा आपको 7th क्लास के बसंत में। तो यहाँ पर वही है कि इनका मेघदूत एक लंबी कविता के रूप में, प्लस ये खंड काव्य है। एक प्रेमी जैसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया जाता है, वर्षा ऋतु में एक बादल अपनी तीव्र इच्छा, तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। इस प्रकार से उसमें खंड काव्य में दिया गया है कि बादलों को मेघदूत बना के, मेघों को यानी कि बादल को दूत बनाया गया है। कालिदास ने संभवतः यहाँ पर प्रकृति दिख रही है कि जो बादल है वो क्या है, प्रकृति है, तो प्रकृति को प्रेम के माध्यम से दर्शाया गया है। कालिदास ने संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी, और एक नाटक कालिदास से पहले भी ऐसा माना जाता है कि कालिदास से पहले भी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था, और नाटक क्या था, शूद्रक का नाटक था, मृच्छकटिकम। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है, ये कालिदास से समय पहले माना जाता है, क्योंकि हम इतिहास में देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता रहती, ज्यादातर ये शब्द आपको मिलता है। संभवतः, शायद ऐसा हुआ होगा, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें चाहे किसी की भी, तो यहाँ पर भी संभवतः ऐसा लिखा है, क्योंकि हमें कहीं डेट नहीं मिली है, कि कालिदास से पहले एक और नाटक में मिलता है, शूद्रक का नाटक मिलता है। शूद्रक इसके राइटर है, ये जैसे कालिदास शकुंतला और ये मेघदूत के हैं, उसी प्रकार से इनकी रचना क्या है, मृच्छकटिकम। इसका हिंदी अनुवाद क्या है, यानी कि मिट्टी की गाड़ी। ये ऐसा नाटक है, ये कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, एक तरीके से काल्पनिक नाटक है, बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब क्या, ये सब साहित्य की बातें हो रही है, नाटक है, ग्रंथ है, ठीक है, ये सब लंबी कविता है, ये साहित्य है। तो एक तरीके से साहित्य समाज का दर्पण है, तो वैसी मृच्छकटिकम में जो बातें लिखी गई हैं उस समय के लोगों की क्या मानसिकता थी, वो एक तरीके से हमें इसको पढ़ने के बाद समझ में आता है, ऐसी जानकारी हमें इसमें मिलती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था। हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल के बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो 300 शताब्दी के बाद हमारा शुरू हो जाता है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय हुए जो, जिनने विक्रमादित्य की वधाड़ की थी, उस समय की बात कर रहे हैं। तो इनके समय में और भी कई नवरत्न थे, उन्हीं में से एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया जिनका नाम है विशाख दत्त। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे भी अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। और मैं कहूंगी तो आप इसके लिए एक ना इंडेक्स बना लो, मतलब अपना एक नोट्स बना लो, जिसमें एक तरफ कवियों के नाम लिख लो और एक तरफ उनके ग्रंथों के, नाटकों के नाम लिख लो, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसे अपने खुद के नोट से बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक लिखा हुआ है विशाख दत्त का है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस नाटक किसका, विशाख दत्त का। दूसरी बात क्या बताया गया है कि विशुद्ध संस्कृत, ये वर्ड जो है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इसका मतलब है टोटली करेक्ट, जहां बिल्कुल भी गलती ना हो। तो इससे पहले हमने जो नाटक पढ़ा है, मृच्छकटिकम वाला भी पढ़ा, कालिदास के बारे में पढ़ा है, वो सब नाटक प्रकृति और प्रेम के बारे में थे। लेकिन जो विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, वो कैसा है, एक राजनीतिक नाटक है, उसमें राजनीति के बारे में चर्चा हो रही है। आप देखेंगे कि राजनीति के बारे में, अगर आपको याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके सेनापति, ठीक है, चाणक्य, उन्होंने भी एक नाटक लिखा था, अर्थशास्त्र, मतलब जो ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, वो भी राजनीति पर लिखा है। तो वहां पर इकोनॉमिक्स नहीं है, वो राजनीति के बारे में। इसमें प्रेम और किसी पौराणिक कथा का आधार नहीं है, यानी कि पुराणों का, किसी पुराण जो हमारे वेद पुराण है उनसे कोई मतलब नहीं है, किसी प्रेम प्रकृति के बारे में बात नहीं हो रही है, इसमें राजनीति के बारे में बात हो रही है। यानी कि गुप्त वंश के साम्राज्य जो है राजनीति के बारे में बात हो रही है। कुछ अर्थों में ये नाटक वर्तमान स्थिति से बहुत प्रासंगिक है। जैसे आप देख रहे हो कि वर्तमान में भी जो राजनीति है, किस प्रकार से एक राजा शासन करता है, उसकी शासन व्यवस्था क्या, वो सारी चीजें अगर हम देखें तो हमें काफी हद तक उसमें मिलती है। राजा हर्ष के बारे में भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था राजा हर्ष के बारे में, जिन्होंने 7वीं सदी में एक नया साम्राज्य कायम किया था। ये नाटककार भी थे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था उसमें कि राजा हर्ष के 2 नाटक थे, 3 नाटक हैं उनमें, एक है नागनंद, दूसरा रत्नावली, तीसरा प्रियदर्शनी। ये मोस्ट इनके नाटक है। पूछा जाता है कि इन्होंने 3 नाटक जो लिखे हैं तो उनके बारे में, तो इनके नाटकों की संख्या कितनी, हमें ये पता होना चाहिए, कितनी संख्या है, 3। और नाटक नाम क्या है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी, ये इनके नाटकों के नाम है। 7वीं सदी में ऐसा माना जाता है कि जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्ष, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। 7वीं सदी के आसपास की एक भावभूत एक और नया नाम आता है। संस्कृत के जितने भी कवि है लगभग सभी का नाम हमने इस पार्ट में पढ़ लिया है।
एक भभूति का नाम आता है, ये भी 7वीं सदी के थे, ये भी संस्कृत कवि हैं, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा कहा जाता है। मतलब ये भी काफी अच्छे संस्कृत के कवि रहे, वे भारत में बहुत लोकप्रिय और केवल कालिदास के का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि कालिदास के समकक्ष मतलब बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कवि रहे। संस्कृत नाटकों की धारा सदियों तक बहती रही है। मतलब इस तरीके से और भी बहुत सारे हमारे पास संस्कृत के कवि रहे, उनकी धारा लगातार बहती रही है। लेकिन 19वीं सदी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से हमें इसमें ह्रास मिला है। अब 17वीं सदी तक तो लगभग हमें काफी कुछ मिलता है, लेकिन 19वीं सदी के आसपास आते आते संस्कृत में हमें क्या मिला है, गिरावट मिली है। यानी कि उन्नति की बजाय अवनति मिली है। ह्रास का मतलब है उसका पतन होना। ऐसा मिला है कि जितना ही तेजी से संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था, उतनी ही तेजी से उसका ह्रास भी हुआ है। ये हमने इसमें जाना है, तो आप इसका भी देख लेंगे किस तरीके से मोस्ट फैक्ट है। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार होने वाली है। आगे क्या है, प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोगों की बात करें। भाषा मिली जुली है, संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिकार प्राकृत यानी संस्कृत की बोलचाल में प्रचलित रूप, कि किस तरीके से जो संस्कृत जो कालिदास का नाटक है, अगर कालिदास के नाटक की हमने पहले भी बात की थी शकुंतला नाटक के बारे में, तो ऐसा माना जाता है शकुंतला नाटक, आपको 10th या 9th क्लास में एक चैप्टर है उसमें भी बात हो रही है कालिदास के नाटक के बारे में। वहां पर भी बताया गया कि किस प्रकार से शकुंतला को उसमें बताया गया कि जो आम लोग थे वो तो संस्कृत के दो रूप हो गए थे, एक विशुद्ध संस्कृत वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी भाषा आती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आम बोलचाल की भाषा थी वो तो उस समय थी प्राकृत भाषा, ठीक है। और जो सुसज्जित लोग थे, सुशिक्षित लोग थे, वो बोलते थे संस्कृत भाषा। मतलब पढ़े लिखे लोगों की भाषा संस्कृत मानी जाती थी और आम लोगों की, अनपढ़ गवार लोगों की ऐसा माना जाता था, वो बोलते थे प्राकृत, यानी संस्कृत की उनकी आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे। ऐसा जो शकुंतला नाटक है उसमें ऐसा अनुवाद कालिदास ने किया है। और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय प्राय स्त्रियां प्राकृतिक, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं और इसमें आलोचनाएं भी की गई, काफी सारी बताई भी गई। क्या अगर हम हिंदी भाषा खड़ी हिंदी बोली नहीं बोलते, अंग्रेजी नहीं बोलते, तो क्या हम अशिक्षित हो गए हैं? तो इसमें आलोचना भी की गई है। तुम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा उसमें जिक्र है तो बताया गया। यह साहित्य भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता है। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबार और उसी के प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अभिजात, अभिजात्यवादी और अभिजात, ये एक ही बात है। इसका मतलब है उच्च वर्ग या फिर ऐसे लोग जो राजा महाराजा हैं, उनके लिए बताया गया। अक्सर ये नाटक जो थे राजमहलों में प्रस्तुत किए जाते थे। उन उच्च वर्गों की बात हो रही है, उनके द्वारा या उनके राजमहलों में प्रस्तुत किए जाते थे। आप इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से शकुंतला वगैरह, तो ये उच्च वर्ग के लिए है, राजा महाराजाओं के लिए, उनके बारे में बताया गया, ठीक है। अमीर लोगों के बारे में बताया गया। उस उच्च दर्जे के साहित्य रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाओं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं भी थी। और इसके अलावा भी ऐसा तो है नहीं, समाज में हमेशा उच्च वर्ग भी रहता है, मध्यम वर्ग भी रहता है और निम्न वर्ग भी रहता है। इसके अलावा भी कुछ और भी लोक मंच थे जो हमेशा से हमारे पौराणिक, जो हमारे वेद पुराण है, महाभारत ग्रंथ है, उनसे लिए गए कथाएं थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्वों से कई अधिक प्रस्तुति पर रहता था। मतलब इनका जो प्रस्तुत किस तरीके किस ढंग से किया जाए, आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से नाटक कैसे प्ले किया जा रहा है। और सही बात भी है कि अगर आप रंगमंच पर अच्छे से प्ले कर दे तो वही नाटक अच्छा लगता है। तो उनकी प्रस्तुति पर ज्यादा जोर दिया जाता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, जैसे कि आप देखते हो भोजपुरी है, राजस्थानी है, बिहारी है, अवधी है, ब्रजभाषा है। तो ये इस भाषा में अगर रचे जाते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, जीवंत लगते हैं, अतः उस क्षेत्र विशेष के लोगों तक ही सीमित रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर खड़ी बोली का है तो पूरे भारत को समझ में आएगा, लेकिन अगर भोजपुरी तो भोजपुरी में जो जानता होगा भाई, लेकिन उनके लिए वो एकदम लौकिक होता है, ऐसा लगता है उनकी अपनी आम जिंदगी की बात है, सीमित रह जाता। दूसरी ओर संस्कृत नाटक का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि जैसे भी हम बात कर रहे हैं खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली जो हमारी मतलब एक तरीके से राजभाषा है, पूरे भारत में बोली जाती है, उसको सब समझते हैं। लेकिन अगर जो क्षेत्रीय बोली है उस क्षेत्र विशेष के लिए ही है। उसी प्रकार संस्कृत सब समझते थे और पूरे भारत के लिए थे, लेकिन अगर उसके जो आम बोलचाल की भाषा प्राकृत वगैरह, वो एक तरीके से जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती, क्योंकि उसकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी और ऐसा माना जाता था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, कि किस प्रकार संस्कृत भाषा जीवंत थी और उसका कितना स्टेबिलिटी थी वो बताया जा रहा है। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा थी, मतलब बहुत ही अच्छी भाषा मानी जाती थी। समृद्ध का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा विकसित भाषा मानी जाती थी, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत थी, मतलब हर तरीके से सुसज्जित थी और विकसित थी, तरह तरह से नाना प्रकार, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसमें हर प्रकार के तत्व मौजूद थे, इसलिए वह बहुत ही समृद्ध भाषा मानी थी। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी हुई थी जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। अब यहाँ पर एक नाम और भी आया,
ठीक है। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, इनके बारे में सबसे बड़े व्याकरणक माने जाते हैं। तो उनकी रचना है, लगभग माना जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी। बड़ी सख्ती के साथ, मतलब इसमें महेश्वर सूत्र वगैरह दिए गए, किस तरीके से नियमबद्ध व्याकरण लिखा गया है। उसमें बताया गया कि इतना सब कुछ विकसित होने के बाद भी कुछ सख्ती से नियमों का पालन किया गया। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल रूप को नहीं छोड़ा। मतलब जो जैसे हमारा भारतीय संविधान है वो मूल रूप से वैसा ही है, लेकिन उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो गए। वैसे ही संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी, और इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी संस्कृत भी कैसी थी, विशुद्ध संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत धीरे धीरे वो परिवर्तित होती गई, और किस प्रकार से वो परिवर्तित हो गई। सर विलियम जॉन्स ने 1784 में कहा है कि संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है, यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण लगती है। उन्होंने, सर विलियम जॉन्स, अभी इनके बारे में पढ़ा था जिन्होंने शकुंतला का अनुवाद जो किया है नाटक का, तो इन्होंने क्या बताया, कोटेशन दी है कि संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी पुरानी हो, उसकी जो बनावट है, जैसे कहते हैं ना पुरानी चीजें बेकार हो जाती हैं कुछ उसमें, तो बताया जाए इतनी पुरानी है पर उसकी जो बनावट है बहुत ही अद्भुत है। कंप्यूटर ने भी इसको सबसे मतलब एक तरीके से वैज्ञानिक भाषा माना है, और मैथ की तरह में संस्कृत में भी 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर ने भी स्वीकार कर लिया है कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है। तो इसकी बनावट जो है बहुत ही अद्भुत है यूनानी भाषा के मुकाबले। यूनानी भाषा जो है, लातिनी यूनानी, ये भी काफी पुरानी भाषा है, ये लगभग उनसे ही, उसके जैसे ही पूर्ण, उससे भी अधिक पूर्ण बताएगी, लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी संस्कृत भाषा लातिनी और यूनानी भाषा से ज्यादा उत्कृष्ट है, ज्यादा अच्छी, दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है, मतलब ज्यादा बेस्ट है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता है। पर दोनों ही भाषा, विश्व की सबसे पुरानी लातिनी और यूनानी भाषा संस्कृत भाषा है, तो ये तीनों में बहुत ज्यादा सामंजस्य, मतलब बहुत एक मिलती जुलती है। तो ऐसा माना जाता है संयोग से कि हो सकता है कि तीनों ही भाषा का जो स्रोत है, जहां से ये बनी होंगी, उनका स्रोत कोई एक ही भाषा रही होगी जिससे ये तीन भाषाएं बनी है। इसलिए इसमें इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है जो शायद अब मौजूद नहीं है, जो हमारे पास साक्ष्य के रूप में नहीं है जिससे हम पता लगा सकें। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है, और संस्कृत तो हमारी जननी है, संस्कृत की जननी, संस्कृत हिंदी की जननी, और जितनी भी भारत में भाषाएं सबकी जननी संस्कृत है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था, किस तरीके से हमने संस्कृत भाषा के बारे में जाना, और बहुत सारे संस्कृत के कवियों के बारे में, नाटकों के बारे में, रचनाओं के बारे में, किस प्रकार संस्कृत साहित्य, बहुत ही आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आने वाले जो चैप्टर है उसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ मैंने आपके लिए इसके कठिन शब्दार्थों को भी दिया है, क्वेश्चन आंसर को भी दिया है। अगर आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण एक तरीके से, पूरी तरीके से आपको सारी जानकारी हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। भारत की खोज आप देखेंगे, उसके कठिन शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर सारा कंटेंट दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये यहाँ पर हमने आपके लिए इसमें जो है कठिन शब्दार्थ भी दिए हैं, देखेंगे आप। ये कठिन शब्दार्थ है, जितने भी मैक्सिमम बन सकते थे सारे कठिन शब्दार्थ आपको मैंने दिए हैं, साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं।